CBSE क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि NCERT का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 ये सारे चैप्टर्स फिजिक्स की इस ब्रांच के अंडर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये ब्रांच फिजिक्स की दो ब्रांचेस से मिलके बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पुराने ज़माने में ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस मानी जाती थी, बाद में इन दोनों का यूनिफिकेशन हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी डील करती थी चार्जेस के साथ, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के साथ, फोर्स कितनी लग रही है चार्जेस के बीच में। वहीं मैग्नेटिज्म डील करती थी मैग्नेट्स के साथ, या कितनी फोर्स लग रही है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के बीच में, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम कह सकते हैं। अब इन दोनों का यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था 1820 से, 1820 से। ग्रेट साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड, इन्होंने सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड किया था। कैसे? इन्होंने नोटिस किया कि एक करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शंस दिखाई दिए। वायर के पास रखी हुई इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शंस दिखाई दिए। अब फिर उन्होंने क्या किया कि करंट को बंद कर दिया, डिफ्लेक्शंस भी बंद हो गए। करंट फिर से ऑन किया, डिफ्लेक्शंस फिर से आने लग गए। तो यहां से उनको इन दोनों ब्रांचेस के बीच में सबसे पहला लिंक मिला। उनको लगा कि शायद इन दोनों ब्रांचेस के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। बाद में और भी साइंटिस्ट हुए थे, जैसे कि एम्पियर, फेरेडे, मैक्सवेल, लॉरेंज, इन सब ने इस ब्रांच को फर्दर डेवलप किया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे पहले। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which makes it able to interact with other charged bodies. Interact with other charged bodies. कंसिडर करो एक प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या दो नेगेटिव चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। वहीं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। वहीं अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता इनके बीच में इंटरेक्शन? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था तो ये इंटरेक्ट कर पा रहा था, इसके ऊपर चार्ज था तो ये इंटरेक्ट कर पा रहा था, इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो उस बॉडी को किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडीज के साथ इंटरेक्ट करने लायक बना देती है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इंटरैक्ट्स विद अदर चार्ज्ड बॉडीज। अब देखते हैं चार्ज को कौन सी यूनिट्स में नापा जाता है। तो चार्ज के लिए जो SI यूनिट है वो है
कूलम, कैपिटल C से हम इसको डिनोट करते हैं। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर छोटी यूनिट्स की बात करें, कूलम तो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। कितनी बड़ी होती है इसका अंदाजा हमें बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं इसकी छोटी यूनिट्स, जैसे कि 1 मिली कूलम। 1 मिली कूलम इज 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम। ये सारी यूनिट्स जो हैं चैप्टर में हम आगे यूज करते रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कि हम बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली 3 प्रोसेस होती है बॉडीज को चार्ज करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। पहली रबिंग, मतलब चार्जिंग बाय रबिंग। दो बॉडीज को, बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, इन दो बॉडीज को आपस में रब करके चार्ज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो हम अभी समझेंगे। उससे पहले हमें एक और वर्ड समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इसको फाई नॉट से डिनोट किया जाता है। वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो ये एक मेटल है। मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री का मतलब फ्री भी हो सकते हैं वो एकदम, मतलब जिनका इंटरेक्शन एटम के साथ बहुत ही कम होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए, द मिनिमम एनर्जी which is to be given to these electrons so that they can escape the metal surface, उसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। मैं यहां लिख देता हूं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू escape out of the metal surface is called work function of the metal। मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए कम से कम क्या एनर्जी देनी चाहिए या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एनर्जी है, इसी वजह से वर्क फंक्शन को जूल्स में मेजर किया जाता है। वैसे तो वर्क फंक्शन के लिए एक और छोटी यूनिट है जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल्स तो इसके लिए एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसको नापते हैं। अब वापस आ जाते हैं बॉडीज को जहां हम रब कर रहे थे। तो इन दोनों बॉडीज को रब करने से एक्चुअल में होता क्या है, इन दोनों बॉडीज को जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जनरेट होती है। फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जनरेट हुई। वो हीट एनर्जी इन दोनों बॉडीज को मिलती है। दोनों बॉडीज में से जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो पहले इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देती है। मान लेते हैं ए का वर्क फंक्शन बी के कंपैरिजन में कम है। ए का वर्क फंक्शन कम है, बी का ज्यादा है। तो ए जो है
वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देगी ए बॉडी, और वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहां पे, बी बॉडी के पास। और ए बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो इसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली दिस बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस बॉडी विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये था दो बॉडीज को रब करके चार्ज करने की प्रोसेस। इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में नेक्स्ट है कंडक्शन। बेसिकली यहां चार्जेस की शेयरिंग होती है। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी चार्ज्ड है, दूसरी न्यूट्रल मान लेते हैं। दोनों बॉडीज को जब हम आपस में टच करते हैं, जैसे ये वाली बॉडी चार्ज्ड है और ये न्यूट्रल मान लेते हैं। कंडक्शन के केस में चार्जेस शेयर होते हैं, इधर उधर जाते हैं। इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। जब तुम इन दोनों बॉडीज को टच करोगे तो ये दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं, मतलब ये वाली बॉडी भी चार्ज हो जाती है। किस तरीके से वो देखो, मान लेते हैं इसके पास कितना चार्ज है 5 कूलम, इसके पास कितना चार्ज है 0 कूलम, न्यूट्रल है। जब इन दोनों बॉडीज को जब तुम टच कराओगे और अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हुई, आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब होता है सेम साइज, शेप एंड मटेरियल। अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो इन दोनों बॉडीज के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, मतलब 5 कूलम एंड 0 कूलम, टोटल हुआ 5, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोनों के ऊपर। तो मतलब इसके ऊपर जो चार्ज बचा इन दोनों को इंटरेक्ट कराने के बाद वो हुआ 2.5 कूलम एंड 2.5 कूलम। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर दोनों बॉडीज चार्ज्ड हो तो ए बॉडी के ऊपर 3 कूलम चार्ज है, बी बॉडी के ऊपर मान लेते हैं 4 कूलम चार्ज है। जब इन दोनों बॉडीज को टच कराएंगे हम, टच कराने के बाद जब हम इन दोनों बॉडीज को वापस सेपरेट करेंगे तो ए और बी के ऊपर कितना चार्ज बचेगा ये हम कैसे निकालेंगे। यहां पे सबसे पहले टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज कितना है 3 कूलम एंड 4 कूलम 7 कूलम चार्ज सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज। अब 7 कूलम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे आया 3.5 कूलम 3.5 कूलम। बट ये ध्यान रखना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हों। अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल नहीं होती तब भी हम चार्जेस निकाल सकते हैं। उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करते हैं, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 2 में। एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं इससे रिलेटेड। अब 3 बॉडीज कंसिडर करूं, ए, बी एंड सी। ए के ऊपर कुछ चार्ज मान लो 4 कूलम मान लो, सी के ऊपर कुछ चार्ज मान लो 2 कूलम, बी के ऊपर कुछ चार्ज मान लो -1 कूलम। अब क्या करो, पहला स्टेप होगा सी को ए से टच कराओ, सी को ए से टच कराओ, ये पहला स्टेप। फिर क्या करो, सी को बी बॉडी से टच कराओ, ये सेकंड स्टेप।
जब हम C को A से टच कराएंगे, टोटल चार्ज सिस्टम के ऊपर कितना हुआ 4 कूलम एंड 2 कूलम, टोटल हुआ 6 कूलम। फाइनली कितना कितना बचा इनके ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा 3 कूलम और इसके ऊपर भी आ जाएगा 3 कूलम। फाइनल मतलब इन दोनों को टच कराने के बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब हम सेकंड स्टेप है C को B से टच कराया। जब हम C को B से टच कराएंगे तो C के ऊपर जो फाइनल चार्ज था वो था 3 कूलम। जब हम B से टच कराएंगे, B के ऊपर चार्ज है -1 कूलम, तो 3 एंड -1 गिव्स 2 कूलम। अब इसके ऊपर बिल्कुल फाइनली एट लास्ट इसके ऊपर जो चार्ज बचेगा वो बचेगा 1 कूलम और इसके ऊपर जो चार्ज बचेगा वो भी बचेगा 1 कूलम। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज, हमने पहला और सेकंड जो प्रोसेस देखा था उसमें क्या देखा था कि दोनों बॉडीज के बीच में फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा था, मतलब दोनों बॉडीज को हमने टच किया था। चाहे हम बात करें रबिंग की, चाहे हम बात करें कंडक्शन की, दोनों केसेस में बॉडीज टच हो रही थी। थर्ड जो प्रोसेस होती है ये होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें बॉडीज के बीच में फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता। तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी without actually touching it with another charged body. Process of charging a body without touching it with another charged body. मतलब एक बॉडी को दूसरी किसी भी चार्ज्ड बॉडी से बिना टच किए चार्ज करना, इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखते हैं कैसे कैसे हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच किए बिना चार्ज कर सकते हैं। पहले हम दो बॉडीज कंसिडर करेंगे। ये दो स्फीयर्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे खड़े हुए हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड इस वजह से ताकि इनके ऊपर जो चार्ज डेवलप हो वो अर्थ में ना चला जाए। अब एक चार्ज्ड बॉडी इनके पास लाओ। जब एक चार्ज्ड बॉडी इन दोनों के पास लाई जाएगी तो इन दोनों बॉडीज के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये है, इन दोनों बॉडीज को अब थोड़ा दूर दूर कर दो, मतलब अलग कर दो इन दोनों बॉडीज को, और ये बॉडी इनके पास ही रहेगी। जब तुमने इन दोनों बॉडीज को अलग किया तो नेगेटिव चार्ज तो इसके पास था ही और पॉजिटिव चार्ज इसके पास था। अब क्या करो, इस बॉडी को यहां से दूर ले जाओ, इस बॉडी को यहां से दूर ले जाओ। जब ये वाली बॉडी यहां से दूर चली जाएगी तो ये जो अपोजिट चार्ज है अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ जाएंगे यहां पे। और अब क्या करो, अब इन दोनों बॉडीज को
बहुत ज़्यादा दूर ले जाऊं, इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे से ज़्यादा दूर ले जाऊं, जब तुम इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर ले जाओगे तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दो बॉडीज़ को बिना किसी चार्ज्ड बॉडी से टच किए चार्ज कर दिया। ये चार्ज्ड बॉडी है, ये दोनों न्यूट्रल थी पहले और लास्ट में इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। अब देखते हैं एक सिंगल बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। अगर एक सिंगल बॉडी हो, ये इंसुलेटिंग स्टैंड, इसके पास एक चार्ज्ड बॉडी लाऊं, फिर से वही काम, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहां से अर्थिंग कर दो, अर्थिंग करने से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे? क्योंकि अर्थ क्या है? अर्थ एक ओशन है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब अर्थ के पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है। वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब बचा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। इस बॉडी के पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। जैसे ही हम अब इस बॉडी को दूर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज, जब ये बॉडी थी तो इधर की तरफ अट्रैक्टेड था, अब ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी के ऊपर। तो फिर से हमने एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच किए बिना चार्ज कर दिया। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। आज का पूरा टॉपिक चार्ज पे ही चला जाएगा, पूरी क्लास चार्ज पे ही चली जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्जेस को ऐड कैसे किया जाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो इस बॉडी में 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। एक के ऊपर चार्ज है 5 कूलम, एक के ऊपर चार्ज है मान लेते हैं 4 कूलम, एक के ऊपर चार्ज है मान लेते हैं -3 कूलम। तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका होता है इन सभी चार्जेस को एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब इनके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को ध्यान में रख के एडिशन करो। तो पहला चार्ज 5 कूलम, दूसरा चार्ज 4 कूलम और तीसरा चार्ज -3 कूलम। अब इन तीनों को एल्जेब्रिकली ऐड करो। 5 + 4 9, 9 - 3 is 6 कूलम। दिस वॉज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्जेस को साइन देख के ऐड करो। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट स्टेट्स दैट चार्जेस आर ऑलवेज एडेड algebraically. Charges are always added algebraically. Next point, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी चार्जिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करके चार्ज कर रहे थे, तो एक बॉडी के ऊपर जिसका वर्क फंक्शन कम था वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया +Q, तो दूसरी बॉडी के ऊपर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में चार्ज आता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है, पोलैरिटी डिफरेंट होती है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे आता है। अगर हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसका बाहर के किसी एलिमेंट से कोई इंटरेक्शन ना हो, मतलब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, बट किसी थर्ड बॉडी जो कि बाहर है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के पास पहले कितना चार्ज था? पहले का मतलब जब हमने इन दोनों को रब नहीं किया था, ये भी न्यूट्रल थी, ये बॉडी भी न्यूट्रल थी, तो पहले चार्ज कितना था? इनिशियली जो चार्ज था वो कितना था? 0। और इन दोनों बॉडीज को रब करने के बाद कितना चार्ज है सिस्टम के ऊपर? 0। तो यहां से हमें क्या पता चला कि टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। चार्ज इधर उधर जा सकता है बट टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है। टोटल चार्ज ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम पे। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, पहले हम देखेंगे क्वांटाइज वर्ड का मतलब क्या होता है। कोई भी बॉडी अगर छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी हुई है, कोई भी चीज अगर हम मान लें, जैसे जो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बनी हुई होती है, उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड होना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एक दीवार खड़ी होने में जो चीज़ लगती है वो क्या है? एक ईंट। और भी चीज़ें लगती हैं, बट अगर हम एक ईंट को देखें तो ईंट वहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। ईंट से ईंट मिलती है तो क्या बनती है? दीवार, और दीवार से क्या बनता है? घर। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हुई वो क्या हुई? एक ईंट। और उस स्मॉलेस्ट यूनिट के मल्टीपल्स को अगर हमने देखा तो एक घर बन जाता है। तो कोई भी चीज़ जो स्मॉलेस्ट या कुछ ना कुछ एक छोटी यूनिट के मल्टीपल्स या उन सबसे जुड़ के बनी हुई होती है, उसी को बोला जाता है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। चार्ज भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। कैसे? देखते हैं। एक बॉडी कंसिडर करो जो कि न्यूट्रल है। एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे उससे या इलेक्ट्रॉन्स उसको देने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमें उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है। मान लेते हैं हम इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैं निकालूंगा। अगर इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। वहीं अगर इस बॉडी में से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 3.2 × 10⁻19 कूलम। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया? 4.8 × 10⁻19 कूलम।
अब इन नंबर्स को जरा एनालाइज करो। अगर इसको हम ई मानते हैं तो ये जो नंबर हुआ ये इसका 2 टाइम्स है, 2e, और ये जो नंबर हुआ ये इसका 3 टाइम्स है, 3e। मतलब एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी चार्ज आ जाता है बॉडी के ऊपर, कोई भी नंबर आ सकता है चार्ज के तौर पे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चार्ज ही इस बॉडी के ऊपर आ सकता है, जैसे कि 1.6 या फिर 3.2 या 4.8 इंटू में 10 की पावर -19। 1.6 और 3.2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पर उतना चार्ज एक बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बेसिकली एक क्वेश्चन के तौर पे मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूं, इस बॉडी के ऊपर क्या इतना चार्ज आ सकता है, इतना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। देखते हैं, अगर ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो इसका डबल, 3.2 इंटू 10 की पावर -19। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो इसका ट्रिपल। यहां तक हम पहुंच गए 4.8, पर हमें चाहिए कितना चार्ज, 5.0। तो एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल के देखते हैं क्या होगा। जब इस बॉडी ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो जो चार्ज एक्वायर हुआ वो हुआ 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहीं से देखने से पता चल रहा है कि चार्ज कुछ स्पेशल नंबर्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है। 4.8 के बाद हमें चाहिए 5.0, तो 5.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आने के लिए क्या चाहिए था कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट निकल गए और अगले इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट निकले, तब जाके इतना चार्ज आएगा। पर इलेक्ट्रॉन या तो पूरा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट चला गया और कुछ वहीं पे है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही एक बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के। तो द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is an integral multiple of the smallest unit of charge। ये है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, ये कोई इंटीग्रल मल्टीपल, और ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वैसे तो चार्जेस इसके भी छोटे यूनिट्स में अगर हम देखें तो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, बट फिलहाल हम यहीं तक लिमिटेड है। हम ऐसा ही मानेंगे कि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, अच्छा इसकी डेफिनेशन तो लिखना ही भूल गया मैं। इसकी डेफिनेशन देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल multiple of the smallest unit of charge। ये इसकी डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है
चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब ये हुआ जैसे मास और चार्ज, इनकी बात करते हैं। एक बॉडी का जो मास होता है वो उस बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वहीं अगर बॉडी के चार्ज की बात करें तो वेलोसिटी पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता। इसी को कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और मास कैसे डिपेंड करता है बॉडी का, वो आइंस्टीन की एक फेमस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं। ये इक्वेशन कहती है कि अगर एक बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसका मास भी बढ़ता रहेगा। जबकि चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता, स्पीड बढ़े चाहे घटे, बट चार्ज रिमेन्स द सेम। तो यही है चार्ज इज इनवेरिएंट। अब अगर इन सारी चीज़ों की बात करें कि एम नॉट क्या है, वी सी और एम क्या है, तो वो देखो एम नॉट होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब बॉडी रुकी हुई होती है उस टाइम पे उसका जो मास है दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास। सी सभी जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज एम, मास ऑफ द बॉडी एट स्पीड v। जब उसकी स्पीड v हो जाती है उस टाइम पे जो मास होता है दैट इज m। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, कहती है कि जब भी हम एक कंडक्टर और इंसुलेटर को चार्ज देते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होने का तरीका दोनों केसेस में अलग होता है। कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है उस टाइम पे वो चार्ज कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब कंडक्टर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि कंडक्टर चार्जेस को फ्लो होने देता है तो इस वजह से सारे चार्जेस एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, क्योंकि सारे सेम तरीके के चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वो सारे चार्जेस एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉडी। तो इस बॉडी के सरफेस पे चले जाते हैं वो सारे चार्जेस। वहीं अगर हम एक इंसुलेटर की बात करें तो अगर एक इंसुलेटर को कुछ चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज वहीं इकट्ठा हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इंसुलेटर अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यहीं पे खत्म होता है। हमने 5 प्रॉपर्टी देखी चार्ज की। अब हम देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो हमें क्या बताती है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। मतलब एक डिवाइस विच डिटेक्ट्स वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। वर्किंग देखते हैं इसकी, किस तरीके से ये वर्क करती है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक चैम्बर है। इस चैम्बर में एक रॉड है और इस रॉड से 2 गोल्ड
लीव्स, ये गोल्ड की लीव्स हैं जो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखी है इस मेटल रॉड से। तो ये तो हो गया ग्लास चैम्बर, ये एक मेटल रॉड, ये नॉब है यहाँ पे, और ये गोल्ड लीव्स। अब हमें इस अपैरेटस को यूज करना है। इस अपैरेटस को कैसे यूज किया जाता है? एक चार्ज्ड बॉडी इसके पास लाओ, ये हम एक चार्ज बॉडी इसके पास लाए। जब हम इस चार्ज बॉडी को इससे टच करेंगे, इस नॉब से टच करेंगे इस बॉडी को, मान लेते हैं हमने इसको इससे टच कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल रॉड के थ्रू इस गोल्ड लीफ पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये इसके थ्रू मेटल रॉड के थ्रू इसके ऊपर आ जाएगा तो ये चार्ज दोनों लीव्स के ऊपर इकट्ठा हो गया, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों लीव्स के बीच में डाइवर्जेंस आएगा। पहले तो ये दोनों लीव्स पैरेलल थी क्योंकि चार्ज नहीं था, अब ये दोनों लीव्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज, सेम तरीके का चार्ज इनके ऊपर आया। अब इन दोनों लीव्स का डाइवर्ज होना ही इस बात का इंडिकेशन है कि इस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज था। अगर ये दोनों लीव्स डाइवर्ज नहीं होती तो हम कहते हैं कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं था। तो इस तरीके से एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। जितना ज्यादा डाइवर्जेंस आता है उससे हम ये पता लगाते हैं कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डिसएडवांटेज बस यही है कि यहां से हम ये नहीं पता लगा सकते कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि दोनों ही केसेस में दोनों लीव्स डाइवर्ज ही होंगी, एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तब भी दोनों के बीच में रिपल्शन ही होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बाय।